अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अलाइंसिस, वार्स, ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जिन MCQs का इंतखाब किया है या जिन मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो मुख्तलिफ अलाइंसिस होते हैं और मुख्तलिफ जो वार्स लड़ी गई हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रीटीज़ रियासतों के दरमियान तय पाते हैं, और यहाँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वजूद में आती हैं, तो उनके ऊपर जो है मुश्तमिल ये एक वीडियो है। उम्मीद है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में जो है ये वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज, और आज की इस वीडियो के अंदर जो है आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन से अहम मौज़ूआत के ऊपर बात हो रही है और कौन से अहम MCQs जो हैं शामिल किए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वार ऑफ 30 ईयर्स स्टार्टेड एंड एंडेड। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम जो है वो एक टॉपिक है 30 ईयर्स वार, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया होता है। तो आपने उसी हवाले से बताना है कि व्हेन द वार ऑफ 30 ईयर्स स्टार्टेड एंड एंडेड। तो ये 30 ईयर्स वार जो है कब शुरू होती है और इसका इख्तिताम कब होता है। द वार ऑफ 30 ईयर्स वाज स्टार्टेड इन 1618 एंड एंडेड इन 1648। तो 30 ईयर्स वार जिसको जो है वो 1618 से शुरू हुई और 1648 में जो है वो इख्तिताम इसका होता है, और इसके बाद जो है वो मशहूर ट्रीटी जो है वो साइन होता है, विच इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 80 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। तो एक जंग जो है वो 30 ईयर्स वार है, और इसी इरा के अंदर जो है एक और जंग लड़ी जा रही थी जिसको 80 ईयर्स वार कहा जाता है। 80 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। इसका जो एरिया है वो कौन सा है, इरा इसका कौन सा है, तो आइए देखते हैं। 80 ईयर्स वार स्टार्टेड इन 1568 एंड एंडेड इन 1648। तो दोनों जो जगह हैं 30 ईयर्स वार और जो 80 ईयर्स वार है, उनका जो इख्तिताम है वो कब होता है, एक ही साल के अंदर हो रखा है 1648 के अंदर, एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया या पीस ऑफ वेस्टफालिया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को पीस ऑफ वेस्टफालिया भी कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की ख़ास अहमियत ये है कि इस ट्रीटी से जो है एक तरफ जो है वो जो 30 ईयर्स वार है उसका इख्तिताम होता है, और दूसरी तरफ जो है जो 80 ईयर्स वार थी जो कि 1568 को शुरू हुई थी, वो भी जो है वो इसी ट्रीटी के नतीजे में जो है वो ख़त्म होती है। तो इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है या पीस ऑफ वेस्टफालिया भी जो है कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी एंडेड द 30 ईयर्स वार एंड 80 ईयर्स वार। वो कौन सा ट्रीटी है विच एंडेड द 30 ईयर्स वार एंड 80 ईयर्स वार। तो एक तरफ 30 ईयर्स वार का ख़ात्मा हुआ, दूसरी तरफ जो है वो 80 ईयर्स वार का ख़ात्मा हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। इसका दुरुस्त जवाब है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया विच वाज साइंड इन 1648। 1648 को जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ तो उसके नतीजे में जो है एक तरफ 30 ईयर्स वार का ख़ात्मा हुआ और दूसरी तरफ जो है 80 ईयर्स वार का ख़ात्मा हुआ, जो कि 1568 को शुरू हुई थी। और इस तरह जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के नतीजे में दो बड़ी जंगें जो हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर जो है बहुत सारी तबाही और बर्बादी की थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंची और अमन जो है वो कायम करने में मदद मिली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 30 ईयर्स वार। ये जो 30 ईयर्स वार है विच वाज स्टार्टेड इन 1618 और एंडेड इन 1648। तो हु वाज द विनर ऑफ दिस वार। तो द आंसर इज़ देयर वाज नो विनर। तो ये जो 30 ईयर्स वार है इसमें कोई भी जो है वो विनर डिक्लेयर नहीं किया गया था। 30 ईयर्स वार देयर वाज नो विनर एज द वार वाज कंक्लूडेड इन 1648 by the Peace of Westphalia, which also ended the 80 years war
बिटवीन द स्पेन एंड नीदरलैंड्स। तो जो 80 ईयर्स वार है वो स्पेन और नीदरलैंड्स के दरमियान लड़ी जा रही थी। वो भी 1648 को उस वक्त ख़त्म हुई जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ। और जो 30 ईयर्स वार है जो बेसिकली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके दरमियान जंग लड़ी जा रही थी। तो वो भी जो है वो बगैर किसी बड़े नतीजे के जो है, यानी उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि उसमें विनर कौन है और लूज़र कौन है। तो इस तरह जो है ये जंग जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फॉट 30 ईयर्स वार। 30 ईयर्स वार जो है वो किन के दरमियान लड़ी गई? 30 ईयर्स वार बिगिन एज ए रिलीजियस वार। तो बेसिकली ये एक मजहबी जंग थी जिसमें एक तरफ जो रोमन कैथोलिक के फॉलोअर्स थे और दूसरी तरफ जो वो प्रोटेस्टेंट्स थे। तो ये बेसिकली एक मजहबी जंग थी, फ़िरका वाराना जंग थी जिसमें दो स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। 30 ईयर्स वार बिगिन एज रिलीजियस वार। तो एक तो अहम पॉइंट आपने याद रखना है कि ये एक मजहबी जंग थी बिटवीन रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जो है ये उसके जो मुख्तलिफ कबैल थे या मुख्तलिफ जो इसके एरिया था उसमें जो है ये प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक्स के दरमियान जो है ये जंग लड़ी गई थी। हाउ मैनी कंट्रीज़ वर इन द 30 ईयर्स वार। तो ये जंग जो है ये कितने मुल्कों तक फैली हुई थी और इसमें कौन कौन से इलाके और कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। हाउ मैनी कंट्रीज़ वर इन द 30 ईयर्स वार। तो 30 ईयर्स वार जो है उसमें कितने मुल्क शामिल थे। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस इन नॉर्दर्न यूरोप फ्राम 1618 to 1648. The war was fought between Catholics and Protestants. तो ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई रियासतों के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ा था या और था। तो ये बेसिकली एक नज़रियाती जंग थी जिसमें प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और कैथोलिक्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो वो इसलिए जंग जो है ये बहुत सारे मुल्कों में जो है वो फैली हुई थी। एंड आल्सो ड्यू इन द इंटरनेशनल आर्मीज़ एज फ्रांस, आर्मीज़ ऑफ फ्रांस, इसमें फ्रांस भी शामिल था, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क और हब्सबर्ग डायनास्टी एंड द यूनाइटेड एंड रूल्ड बाय द रोमन अम्पायर। तो इसमें जो एरियाज शामिल थे, जो इलाके शामिल थे या जो रियासतें शामिल थे उसमें फ्रांस है, स्वीडन है, स्पेन है, डेनमार्क है और हब्सबर्ग डायनास्टी थी डेट रूल्ड द रोमन अम्पायर। तो इस तरह जो है ये मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान या मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान जिनमें से कुछ इलाके ऐसे थे जो रोमन अम्पायर जो है जिनको रूल कर रहा था तो उनके दरमियान जो है जंग लड़ी गई थी। तो बेसिक जंग जो है वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। यूरोप के अंदर जो बड़ी जंगें लड़ी गई हैं उसमें 100 ईयर्स वार है, 80 ईयर्स वार है, 30 ईयर्स वार है। तो 100 ईयर्स वार क्या है? डेट वाज स्टार्टेड इन 1337 एंड एंडेड इन 1453। तो ये जंग जो है जिसको 100 ईयर्स वार कहा जाता है ये 1337 को शुरू होती है और 1453 को जो है ये जंग जो है वो ख़त्म होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ गेंस was the draft settlement to end the 100 years war। तो आप डियर स्टूडेंट्स एक जनरल बात है कि हर जंग के बाद जो है एक डायलॉग होता है, एक ट्रीटी होता है और इस तरह जंग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। यानी जंग जो है उसका ख़ात्मा भी पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए ही मुमकिन होता है। तो जिस तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद और 80 ईयर्स वार के बाद जो है जो 30 ईयर्स वार और 80 ईयर्स वार के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ। इस तरह जो 100 ईयर्स वार थी उसके बाद जो कौन सा ट्रीटी होता है? ट्रीटी ऑफ गेंस। तो ट्रीटी ऑफ गेंस के नतीजे में जो है ये जो 100 ईयर्स वार थी ये अपने इख्तिताम को पहुंची थी। नेगोशिएटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड साइंड इन गेंस ऑन 6 अप्रैल 1354। तो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो है ये डायलॉग हुआ, ये कम्युनिकेशन हुई और उसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ गेंस जो है वो साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ गेंस कब साइन होता है? ऑन अप्रैल 6, 1354 को।
तो इस तरह 100 ईयर्स वार जो है वो भी एक ट्रीटी के नतीजे में जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द 100 ईयर्स वार मेनली टेक प्लेस, सॉरी वेयर डिड द 100 ईयर्स वार मेनली टेक प्लेस। तो 100 ईयर्स वार जो है ये कौन से इलाके में रूनुमा हुई थी, कौन से एरिया इससे मुतासर हुए, तो उसमें है द 100 ईयर्स वार वाज एन इंटरमीडिएट स्ट्रगल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो ये बेसिकली जो है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो है ये जंग थी इन 14th एंड 15th सेंचुरी। तो जो 100 ईयर्स वार है डेट वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड स्पेन एंड अमेरिका गो टू वार। तो एक जंग जो है वो अमेरिका और स्पेन के दरमियान भी लड़ी गई है। अमेरिका और स्पेन के दरमियान कब जंग लड़ी गई और शुरू कब हुई, अपने अख्ताम को कब पहुंची। व्हेन डिड स्पेन एंड अमेरिका यानी यूएसए गो टू वार, कब जंग शुरू होती है। द वार बिटवीन स्पेन एंड अमेरिका स्टार्टेड ऑन अप्रैल 21, 1898। 1898 को जो है अप्रैल 21, 1898 को स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई और फिर ये जंग जो है दिसंबर 10, 1898 को जो है ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची थी, जिसमें स्पेन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अमेरिका जो है उसको फतह हासिल हुई थी। तो अमेरिका की जंगें लड़ने की जो तारीख़ है वो बड़ी पुरानी है। अमेरिका हमेशा जंगों में जो है वो इन्वॉल्व रहा है और हर दौर में जो है उसने जंगें लड़ी हैं। तो इस तरह जो है अमेरिकन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि कोई दौर ऐसा नहीं है अमेरिका की क़याम के बाद जो है जिसमें वो किसी ना किसी जंग के अंदर जो है वो मुलव्वस ना हो। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अमेरिका जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने बज़ाते ख़ुद एक जंग से जन्म लिया है। जो उसने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी थी, तो वो बज़ाते ख़ुद एक जंग की पैदावार है। एक जंग की उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए पैदा जंग लड़ी और उसके नतीजे में वो आज़ाद हुए। और फिर उनकी पूरी तारीख़ जो है उस दौर से लेकर यानी 1776 से लेकर जो है आज तक 2022 तक जो है अमेरिका हर दौर में जो है किसी न किसी जंग के अंदर जो है वो मुलव्वस रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द स्पेनिश अमेरिकन वार वाज एन 1898 sorry. The Spanish American War was an 1898 conflict between the United States and Spain. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन के दरमियान जंग लड़ी गई 1898 को और डेट एंडेड स्पेनिश कॉलोनियल रूल इन द अमेरिकाज। तो इस जंग का नतीजा क्या निकला कि स्पेन जो है, जिसने अमेरिका के गिरदोनवाब में मुख्तलिफ इलाकों को अपनी कॉलोनी से बना रखा था, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो स्पेनिश कॉलोनीज़ थी वो ख़त्म हो गई और वो स्पेनिश कंट्रोल से जो थे वो कॉलोनीज़ आज़ाद हो गई थी। डेट एंडेड स्पेनिश कॉलोनीज रूल इन द अमेरिकाज एंड द रिजल्टेड इन USA एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका। और एक तो जो कॉलोनीज़ थी स्पेन की वो ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ जो है जो अमेरिका है उसने जो टेरिटरीज़ इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका में जो है बहुत सारे इलाके जो थे वो उसने एक्वायर कर लिए, हासिल कर लिए थे। उनके ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया था और स्पेन जो है उसको पीछे हटना पड़ा। तो ये इस जंग का नतीजा था। तो गोया इस जंग के अंदर जो है अमेरिका फाते था और स्पेन जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। What was the most important result of the Spanish American War? तो इसका जो असर जो आलमी सियासत के ऊपर असर हुआ या अमेरिका को क्या असरात मुरतब हुए। What was the most important result of the Spanish American War? The most important results of the Spanish American War were Cuba was granted their independence। तो क्यूबा जो है जिसके ऊपर स्पेन का कब्ज़ा था तो उसको जो है वो आज़ादी हासिल होगी, क्यूबा आज़ाद रियासत बन गया। द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as the वर्ल्ड पावर। और इसके बाद जो है आलमी सियासत के अंदर जो है अमेरिका जो है एक वर्ल्ड पावर के तौर पे, एक मेजर पावर के तौर पे जो है शुमार होने लगी, क्योंकि उसने स्पेन को जो है पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर दिया था और अपना जो उसका जो जंग का एजेंडा था
अमेरिका उसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो हासिल कर गया था। तो एक तरफ क्यूबा जो है उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो गई, दूसरी तरफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमर्ज्ड एज ए वर्ल्ड पावर, और वो दुनिया की बड़ी ताकत जो है जिस तरह फ्रांस था उस वक़्त, बरतानिया था, जर्मनी है, इटली है, तो बड़ी ताकत के तौर पे सामने आया। द स्पेनिश कॉलोनीज एंडेड, और जो स्पेनिश कॉलोनीज थी वो ख़त्म हो गई। तो जो स्पेन का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ, वो महदूद हो गया, और अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पे जो है उभर कर सामने आता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड वार में हम आ गए हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस इन 1915। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात हो रही है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जारी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 को शुरू हुई और 1918 को जो है ख़त्म हुई थी। तो इन 1915 जब जंग जारी थी तो विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में कौन थे? जो मेजर पावर्स थी उसमें बरतानिया और फ्रांस शामिल थे, इसके अलावा रशिया भी उसमें जो है वो शामिल था। तो इनके दरमियान कौन सा मुआहदा हुआ? इसको कहते हैं लंदन पैक्ट। ड्यूरिंग द First World War, a treaty was signed between Italy and Allied forces in 1915 that is called London Pact। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है डेट वाज साइंड आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब ख़त्म हुई तो उस जंग के बाद जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो साइन हुआ, और इसी वर्सेल्स ट्रीटी के नतीजे में जो है जर्मनी के साथ जो है उसके ऊपर बड़ी बंदिशें लगाई गई, उसके ऊपर बड़ा हद तक में सलूक किया गया था। तो ये ट्रीटी इस वाले से जो है बड़ा बदनाम हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन जून 28, 1919। तो जून 28, 1919 को जो है ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो साइन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड बिटवीन द अलाइड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेंट्रल पावर्स। तो ये किन के दरमियान होता है? ये बेसिकली अलाइड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेंट्रल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। अलाइड पावर्स में जो तीन मेजर कंट्रीज थे उसमें बरतानिया, फ्रांस और रशिया था। जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें ऑस्ट्रो हंगरी था और ऑटोमन अम्पायर थी, और इसके अलावा जो है जर्मनी था। जर्मनी इस सेंट्रल पावर्स को लीड कर रहा था, और बहुत कुछ रियासतें इनके साथ थी, लेकिन मेजर कंट्रीज जो है वो यहीं थे। तो इनके दरमियान जो है ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो था वो साइन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑफ द ट्रीटी रिक्वायर्ड डेट Germany pay financial reparations, disarm, lose territory and give up all its overseas colonies। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है इसमें टर्म्स ऑफ द ट्रीटीज जो थी ये बेसिकली जर्मनी के ख़िलाफ़ ये ट्रीटी था, और जर्मनी के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई थी। और जर्मनी के ऊपर क्या मेजर जो थी पाबंदियाँ थी? रिक्वायर्ड डेट जर्मनी पे फाइनेंशियल रिपेरेशंस। तो जर्मनी के ऊपर जो है तावान ऐद किया गया था कि इस जंग के अंदर इन मुल्कों का यानी जो अलाइड पावर्स उनका जो नुकसान हुआ है जर्मनी से कहा गया कि वो नुकसान पूरा करे, तो उसके ऊपर जुर्माना ऐद किया गया। डिसआर्म, जर्मनी को डिसआर्म कर दिया गया। और इसके अलावा जो है लूज टेरिटरी, जर्मनी से कुछ इलाके जो थे वो ले लिए गए, और दे एंड गिव अप आल इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़। और जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी जिनके ऊपर जैसा उस दौर में बरतानिया की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, स्पेन की, पुर्तगाल जो है वो हॉलैंड, नीदरलैंड्स ने जो है अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, जर्मनी ने भी अपनी कॉलोनीज़ कायम कर रखी थी। तो वो जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी वो जर्मनी से वापस ले ली गई। तो इस तरह जर्मनी के साथ जो है बड़ा सख्त जो था वो सलूक किया गया था, और इसी का बदला लेने के लिए जर्मनी ने फिर जो है सेकंड वर्ल्ड वार की तैयारी शुरू की। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशंस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इट वाज एस्टेब्लिश्ड on January 10, 1920 at the initiative of the victorious Allied powers at the end of the World War I and was formally disbanded on April 19, 1946।
तो डियर स्टूडेंट्स, लीग ऑफ नेशन जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद जो है वो आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट रखी गई थी ऑन जनवरी 10 1920 को। तो जनवरी 10 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई और इसका बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया को अब जो है वइंदा सेकंड वर्ल्ड वार से जो है बचाया जाए। और लीग ऑफ नेशन की जो बुनियाद है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वुडरो विल्सन थे उनके जो 14 पॉइंट्स ऑफ पीस थे उन पर रखी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से जो है अमेरिका बज़ात खुद जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना था और यहीं से ही इसकी नाकामी का सफ़र जो था वो शुरू हो गया था। और ये जो तंजीम है ये आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट ये कैम हुई और जो सेकंड वर्ल्ड वार है ये उसको रोकने में नाकाम हो गई। तो गोया ये तंजीम नाकाम हो चुकी थी। तो जब ये तंजीम नाकाम हो गई सेकंड वर्ल्ड वार को रोकने में और फिर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का दायरा कायम किया गया और गोया ये तंजीम जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल होगी, नाकाम होगी और फिर रस्मी तौर पे जो है इसके ख़ात्मे का बाकायदा जो ऐलान किया गया था वो था अप्रैल 1946 को जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रीटी ऑफ ट्राइनेंट वाज साइंड ऑन जून 4 1920 बिटवीन अलाइड पावर्स एंड हंगरी। सेंट्रल पावर्स आर यूके। द आंसर इज अलाइड पावर्स एंड हंगरी। तो जंग के बाद जो है जिस तरह जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किया गया था, हंगरी भी चूँकि जर्मनी के साथ था तो हंगरी के साथ जो है वो किया गया ट्रीटी ऑफ ट्राइनेंट वाज और ट्राइनेंट ट्रीटी साइन किया गया जो कि जून 4 1920 को जो है वो साइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज, यहाँ पे जो है थोड़ी सी है गड़बड़ है। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ सीवरेज जो है वो साइन होता है ऑन अगस्त 10 1920 बिटवीन अलाइड पावर्स एंड ऑटोमन अम्पायर्स। तो जो ट्रीटी ऑफ सीवरेज है वो साइन हुआ जो अलाइड पावर्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो फाते थी और ऑटोमन अम्पायर, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर भी अलाइड पावर्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था, जर्मनी का साथ दे रहा था। तो इस तरह जो है जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने बारी बारी जो है हंगरी के साथ भी एक ट्रीटी किया और जर्मनी के साथ अलग ट्रीटी किया और जो ऑटोमन अम्पायर थे उसके साथ एक अलग ट्रीटी साइन किया। तो जितने भी उनके मुखालिफ थे उनके साथ जो है उन्होंने अलग अलग जो थे वो ट्रीटी साइन किए। द ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज ए 1920 treaty signed between the allied allies of the world power first and the Ottoman Empire. The treaty ceded large parts of Ottoman territories to France, United Kingdom, Greek and Italy. अब ये जो ट्रीटी ऑफ सीवरेज है इसके नतीजे में क्या हुआ, जैसा जर्मनी को जो है उसके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगेगी तो ट्रीटी ऑफ सीवरेज के अंदर जो है जो ऑटोमन अम्पायर के मुख्तलिफ इलाके थे वो तकसीम कर दिए गए फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस एंड इटली के दरमियान। अब ये जो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस एंड इटली ये अलाइड पावर्स थी तो ये चूँकि फाते थी तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सीवरेज के ज़रिए जो है उसके मुख्तलिफ इलाके जो थे कुछ फ्रांस के हवाले कर दिए गए, कुछ यूनाइटेड किंगडम के हवाले कर दिए गए, कुछ ग्रीस के और कुछ इटली के हवाले कर दिए गए, एज वेल एज क्रिएटिंग लार्ज ऑक्यूपेशन जोन्स विद इन द ऑटोमन अम्पायर। तो जो ऑटोमन अम्पायर थी उसको उन्होंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर तकसीम कर दिया था। इस तरह ऑटोमन अम्पायर जो है वो अपनी बका को कायम रखने में नाकाम हो गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Kellogg-Briand Pact was signed on July 24 1929 between 15 states or 20 states. So this treaty was signed between 15 states on July 24 1929. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When and why was UNO formed? तो UNO जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये कब कैम किया गया दारा और क्यों कैम किया गया? द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24 1945। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ये जो दारा है ये कैम किया गया
अक्टूबर 24, 1945 को एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड हो गया बाई 15 स्टेट्स। तो इसके जो बेसिक मेंबर्स थे यूएनओ के, जिनकी कोशिशों से जिन्होंने इसके चार्टर के ऊपर जो है साइन किए थे, दे वर 51 सॉरी, ये 51 थे। तो इसके जो बेसिक मेंबर्स हैं वो 51 थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर जो कि बरतानिया की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान ने भी जो है इसका जो चार्टर था उसके ऊपर साइन किए थे। और जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो भारत को जो यूएनओ की मेंबरशिप है वो वहीं पहले वाली चल रही है, जबकि पाकिस्तान को नए सिरे से जो है वो मेंबरशिप जो थी वो लेना पड़ी। और पाकिस्तान ने जो है यूएनओ की मेंबरशिप जो है वो सितंबर 30, 1947 को ली थी, जबकि इंडिया की जो मेंबरशिप है वो इब्तिदा में जब इसके चार्टर के ऊपर हिंदुस्तान ने साइन किए थे, यूनाइटेड इंडिया ने साइन किए थे, तो वहीं उसकी मेंबरशिप जो है वो बाहर रही। कमिटेड टू द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। अब इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, और इसकी जो मेंबर रियासतें हैं उसके दरमियान दोस्ताना तल्लुकात को कायम करना, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करना और दुनिया को अमन का गहवारा बनाना। ये इसका बेसिक जो है काम है। अगरचे बहुत सारे प्लेटफार्म के ऊपर जो है यूएनओ को नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक इसको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि अगर आज तक दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुई, तो चूँकि इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग से बचाया जाए और जो स्टेट टू स्टेट कन्फ्लिक्ट हैं उनको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए, तो उसमें बड़ी हद तक जो है यूएनओ कामयाब रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काजिस ऑफ द कोल्ड वार। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो ख़त्म होती है 1945 को जो है, और उसके साथ ही जो है जो यूएसए है और यूएसएसआर है, उनके दरमियान जो है यूएसएसआर और यूएसए यानी रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है एक कोल्ड वार शुरू हो जाती है। उनके दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा हो जाते हैं। तो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये वो अमेरिका और वो यूएसएसआर जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड ये एक दूसरे के इत्तेहादी थे, एक प्लेटफार्म से एक पेज पे जो है रहकर इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी, और फिर जैसे ही जंग ख़त्म हुई इन दोनों के दरमियान शदीद इख्लाफात पैदा हो गए और उनके दरमियान फिर एक कोल्ड वार, एक तवील अरसा तक जो है कोल्ड वार चली, जो कि 45 में शुरू हुई और 91 में जाकर जो है अपने इख्तिताम को पहुंची। क्या रीजंस थी? व्हाट वर द काजेस ऑफ द कोल्ड वार? द फर्स्ट काज ऑफ द कोल्ड वार इज़ डिफरेंसेस इन आइडियालॉजीज़। दोनों के दरमियान जो है आइडियालॉजी जो है वो मुख्तलिफ थी। जो अमेरिका है वो कैपिटलिज्म का हामी है, और जो यूएसएसआर है वो जो है वो कम्युनिज़म का जो है वो सपोर्टर्स है। तो दोनों जो हैं वो दो मुख्तलिफ नज़रियात को जो अपोजिट हैं और एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो दोनों उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो अमेरिका है डेट वाज द चैम्पियन ऑफ कैपिटलिज्म, और जो यूएसएसआर था डेट वाज द चैम्पियन ऑफ कम्युनिज़म। तो दोनों एक दूसरे के मुतसाद हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो चूँकि दोनों की आइडियालॉजी मुख्तलिफ हो गई थी, इसलिए जंग के बाद जो है दोनों के दरमियान शदीद इख्लाफात पैदा हुए, और वहीं जो इख्लाफात हैं, जो कशीदा तल्लुकात हुए, स्ट्रेंड रिलेशंस जो जब डेवलप इनके दरमियान हो गए, तो उन्हीं स्ट्रेंड रिलेशंस को जो है कोल्ड वार का नाम दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नंबर 1 दोबारा देख लीजिएगा, डिफरेंसेस इन आइडियालॉजीज़। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड सोवियत यूनियन रिप्रेजेंटेड टू अपोजिंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर इनके दरमियान क्या था? दो अपोजिट गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो अमेरिका है वो एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि जो यूएसएसआर है उस वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप थी। तो एक डिक्टेटरशिप के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे उनके दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफात बहुत सारे थे। वहाँ पे वो दोनों के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके दरमियान भी कोई आहमांगी नहीं थी। दो बिल्कुल अपोजिट
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक कोल्ड वार की वजह ये भी बनी। नेक्स्ट है पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शंस। तो जंग में जो है वो बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, और उस तबाही और बर्बादी ने जो है कई रियासतों को बड़ा कमज़ोर कर दिया था। और जंग के बाद जो है ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से जब मुतासरा रियासतों को बहाली के लिए जो है वो मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए, तो उससे जो है जो USSR था उसको थोड़ा सा मसला पैदा हुआ, जिससे इनके दरमियान जो है इख्तलाफात और बढ़ गए। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन। जब जंग ख़त्म हुई, जंग के दौरान जो है जो रूजवेल्ट था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो रूजवेल्ट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है 1945 को, और उसके बाद जो है ट्रूमैन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA। एट द जब रूजवेल्ट जो है जब प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त जो है ट्रूमैन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। तो अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ट्रूमैन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA। और जो USSR था वहाँ प्रेसिडेंट है स्टालिन। और ट्रूमैन और स्टालिन जो हैं वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ शख्सियात थीं, चूँकि दोनों मुख्तलिफ सिस्टम्स को नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उनके दरमियान भी जो है कोई हम मांगी नहीं थी। जबकि रूजवेल्ट के साथ जो है स्टालिन की किसी हद तक हम मांगी थी, उनके साथ तल्लुकात अच्छे थे। इसी वजह से वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड वो एक प्लेटफार्म के ऊपर थे, दोनों दूसरे के इत्तेहादी थे। लेकिन जब ट्रूमैन आया तो ट्रूमैन के बाद जो है दोनों के दरमियान तल्लुकात कशीदा हो गए। नतीजा ये निकला कि दोनों के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। तो ये कोल्ड वार की कुछ जो है वो बेसिक रीजंस हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, ये पॉइंट्स में थोड़ा सा है। नंबर सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सी वार्स। तो दुनिया में जो मुख्तलिफ जंगें लड़ी जा रही थी, तो उसमें एक तरफ अमेरिका जो है वो किसी न किसी रियासत को सपोर्ट करता रहा, दूसरी तरफ जो USSR है उसने जो है रियासतों को सपोर्ट किया। तो प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे ये दोनों मुल्क जो हैं, यानी जो रियासतें जंगें लड़ रही थी उनको ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। और अमेरिका भी समझ रहा होता था कि जो उसके मुखालिफ है उसको USSR सपोर्ट कर रखा है, और USSR समझ रहा होता था और उसको नज़र आ रहा होता था कि उसका जो मुखालिफ स्टेट है उसको USA सपोर्ट कर रखा है। तो ये जो प्रॉक्सी वार्स थी इन्होंने भी इनके दरमियान जो है तल्लुकात को बहुत ज़्यादा कशीदा कर दिया था। नेक्स्ट है USA एटॉमिक बम। एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये बनी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड अमेरिका यूज्ड 2 एटॉमिक बम्स अगेंस्ट जापान। तो उसने नागासाकी के ऊपर जापान एटम बम इस्तेमाल किया, और उससे पहले उसने हिरोशिमा के ऊपर जो है एटम बम इस्तेमाल किया था। तो फिर जो USSR है उसके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उसके पास भी एटॉमिक वेपन्स होने चाहिए। और इस तरह जो है जो USSR है उसने इन 1949 को जो है वो एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए। तो जब USSR ने एटॉमिक वेपन हासिल किए तो USA और USSR के दरमियान और भी तल्लुकात कशीदा हो गए। USSR अमेरिका के बराबर आकर जो है खड़ा हो गया था। तो एटॉमिक वेपन्स जो है, आर्मामेंट्स जो है, रेस ऑफ आर्मामेंट्स जो है, इसने भी कोल्ड वार को जो है वो जन्म दिया। नेक्स्ट है USSR एक्सपेंशन वेस्ट इनटू ईस्टर्न यूरोप। तो USSR जो है उसने क्या किया कि अपना जो अपनी जो आइडियालॉजी थी, जो कम्युनिज़म उसका था, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे उसने ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है अपना रसूख पैदा किया, और वहाँ पे कम्युनिज़म कायम हो गया। फिर उसने 1979 को जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर जो था वो अटैक कर दिया। तो वो ये ख़तरा पैदा हो गया था कि USSR जो है वो अपने कम्युनिज़म को एक्सपेंड करना चाहता है, दूसरी रियासतों तक फैलाना चाहता है, जिससे अमेरिका को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो हो गए, और तल्लुकात जो थे वो उनमें कशीदगी पैदा हो गई। और लास्ट है द बर्लिन क्राइसिस। तो जो जर्मनी था उसको जो है वो उसके शहर बर्लिन को तकसीम किया गया। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ईस्ट जर्मनी जो है उसका रशिया के साथ जो है अलाइंस हो गया। वेस्ट जर्मनी अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हो गया। तो इसने भी जो है दोनों रियासतों के दरमियान जो है USA और USSR के दरमियान बड़ी कशीदगी पैदा की, और कोल्ड वार जो है उसके अंदर जो है शिद्दत पैदा हुई। तो ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं, काजेज़ हैं जिसकी वजह से कोल्ड वार शुरू हुई और कोल्ड वार के अंदर शिद्दत पैदा हुई। और कोल्ड वार जो है फिर 1991 को उस वक्त ख़त्म हुई
जब यूएसएसआर जो है वो उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और यूएसएसआर की बहुत सारी जो रिपब्लिकन्स थी वो उससे सेपरेट हो गई और यूएसएसआर ख़त्म हो गया और फिर दोबारा जो है रशियन फेडरेशन जो है कायम हुई, तो उसके साथ ही कोल्ड वार का भी खात्मा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेटो वाज साइंड ऑन। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसकी बुनियाद जो है ये रखी गई अप्रैल 4, 1949 को। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे काजेज ऑफ द कोल्ड वार, तो काजेज ऑफ द कोल्ड वार के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटो एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वार्सा पैक्ट, ये बहुत अहम है। तो इन्होंने भी जो है नेटो और वार्सा पैक्ट ने भी जो है सर्द जंग के अंदर जो है वो शिद्दत पैदा की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट जर्मनी बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो इन 1954। इसमें दूसरा जवाब है जो वेस्ट जर्मनी है वो 1954 को जो है वो नेटो का मेंबर बना था। दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो यूएसएसआर है उसने 1955 को जो है वार्सा पैक्ट की बुनियाद रखी और ईस्ट जर्मनी जो है वो वार्सा पैक्ट में शामिल हो गया। तो इससे वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी क्राइसिस जो था उसमें और भी ज़्यादा जो है वो शिद्दत पैदा हो गई थी। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ ANZUS ANZUS was signed in 1951 between Australia, New Zealand, USA। तो जो ट्रीटी ऑफ ANZUS वो 3 मुल्कों के दरमियान साइन हुआ, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, NZ फॉर न्यूजीलैंड, USA। तो इन 3 मुल्कों के ये मुआहदा जो है ये भी बेसिकली USSR के ख़िलाफ़ था, ताकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जो रशियन या USSR का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोका जा सके। तो अमेरिका ने क्या किया, इन दोनों मुल्कों के साथ जो था वो अलायंस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बगदाद पैक्ट वाज साइंड ऑन February 24, 1954 इनिशियली बिटवीन इराक एंड तुर्की। तो इराक जो बगदाद पैक्ट है वो इनिशियली जो है वो तुर्की और इराक के दरमियान साइन हुआ। अब इस पैक्ट के पीछे भी अमेरिका खड़ा था। अमेरिका जो है वो चाहता था कि हर वो मुल्क जिसमें उसको ख़तरा लाहक था कि यहाँ पे कम्युनिज़म आ सकता है, USSR का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, तो उसने उन मुल्कों के साथ जो थे वो मुख्तलिफ ट्रीटी करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट इसमें फिर और रियासतें भी शामिल होगी। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी रियासतें शामिल होती हैं। विच 4 कंट्रीज़ जॉइंट बगदाद पैक्ट लेटर ऑन, कौन सी 4 रियासतों ने बाद में जो है इसमें शामिल किया, तो उसमें पाकिस्तान, UK, ईरान एंड USA। तो पहले तुर्की और इराक बगदाद पैक्ट में शामिल थे, फिर पाकिस्तान, UK, ईरान और USA भी शामिल हो गया। तो मेंबर स्टेट्स की तादाद बढ़कर जो है वो 6 तक पहुंच गई। नेक्स्ट है इराक वाज सेपरेटेड फ्राम बगदाद। तो इराक जो है जो इसके बानी मुल्कों में शामिल था, तो क्या हुआ कि इराक के अंदर जो है 1958 को जो है वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ और उसके साथ ही जो है इराक ने बगदाद पैक्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ऑन March 24, 1958 को इराक ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। जब इराक ने अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ इराक फ्राम बगदाद पैक्ट, दिस पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहले इसका नाम था बगदाद पैक्ट, जब बगदाद जो है इससे सेपरेट हो गया तो फिर इसका नाम रख दिया गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आमतौर पे सेंटो लिखा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बगदाद पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंटो इन। तो बगदाद पैक्ट को सेंटो का नाम कब दिया गया था? 1959 को। 58 के अंदर जो है वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ और 59 को जो है इराक ने चूँकि उसने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो 59 को जो है इसका नाम जो था वो बगदाद पैक्ट से सेंटो रख दिया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन ट्रीटी एक और ऑर्गेनाइजेशन है और एक ट्रीटी साइन हुआ था, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। इसको सीटो कहा जाता है आमतौर पे। तो सीटो जो है वो कब साइन होता है और सीटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
दोबारा इसको देखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद इट्स हेड ऑफिस बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में है और ये 1954 को जो है ये ट्रीटी जो था वो साइन हुआ 1954 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटो मेंबर्स कौन थे? सीटो मेंबर्स स्टेट्स क्या थी? यूएसए, यूके, थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह जो है इन मुल्कों के साथ जो है यूएसए, यूके, थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं है इसमें, इंडिया की मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान। अब देखें कि इसमें इंडिया आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंडिया ना तो अनज़स में शामिल हुआ, इंडिया ना बगदाद पैक्ट का हिस्सा था, इंडिया ना सेंट्रल ट्रीटी का हिस्सा बना, इंडिया ना ही सीटो का मेंबर था, इंडिया ना ही नेटो का मेंबर था, इंडिया ना ही वारसा पैक्ट का मेंबर था। तो ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उसने बड़ी जो है वो जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने अपने आप को ज़हरी तौर पे ना तो अमेरिकन ब्लॉक के साथ अपनी कोई अफिलिएशन ज़हर की और ना ही उसने यूएसएसआर के साथ अपनी कोई अफिलिएशन जो थी वो ज़हर की। इससे नज़र आता है कि उस दौर के अंदर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी हौसला अफजा थी इंडिया के लिए। इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, इंडिया के हवाले से बड़ी स्ट्रांग पॉलिसी थी कि उसने ना तो अमेरिकन दबाव कबूल किया और ना ही उसने यूएसएसआर का जो था इन्फ्लुएंस जो था वो कबूल किया। लेकिन उसके जो अंदर खाते से जो है वो यूएसएसआर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे और अमेरिका के साथ भी उसके रिलेशन ख़राब नहीं थे। ये जो पाकिस्तान ने जो ट्रीटी साइन की है ये बेसिकली फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदे थे, लेकिन ये मुआहदे जो थे जो सीटो और सेंटो या बगदाद पैक्ट जो है ये थे अगेंस्ट द यूएसएसआर, ये यूएसएसआर के ख़िलाफ़ थे। यही वजह है कि जब 1965 को जो है पाक इंडिया जंग लड़ी गई और फिर 1971 को जंग लड़ी गई तो सीटो और सेंटो के प्लेटफार्म से पाकिस्तान को कोई सपोर्ट जो थी नहीं मिली थी। यही वजह है कि पाकिस्तान इन दोनों से मायूस हुआ और बाद में पाकिस्तान ने लैदगी इख्तियार कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्राम द सीटो? तो पाकिस्तान ने सीटो से लैदगी कब इख्तियार की? 1973 को। 1973 को पाकिस्तान सीटो से अलग हो गया। और नेक्स्ट है, सीटो वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1977। तो अब चूँकि हालात काफ़ी तब्दील हो गए थे और आखिरकार जो है सीटो जो है उसको 77 को जो है वो मुकम्मल तौर पे ही ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ, सीटो का पर्पस क्या था कायम करने का? टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेंस इन साउथ ईस्ट एशियन, ये इसका पर्पस था। बड़ा क्लियर पर्पस था, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशियन इलाके थे वहाँ पे कम्युनिज़म के जो मफादात थे उनको रोकना था, उसके एक्सपेंशन को रोकना था, उसके इन्फ्लुएंस को रोकना था जो इसमें मेंबर स्टेट्स थी। तो इंडिया का इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि इसको इंडिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है और पाकिस्तान को ज़रूरत किसके ख़िलाफ़ पेश आई? पाकिस्तान को ज़रूरत पेश आई इसको इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की, लेकिन चूँकि ये ट्रीटी यूएसएसआर के ख़िलाफ़ था लिहाजा अमेरिका ने जो है इसकी कोई जो है पाकिस्तान को इसके प्लेटफार्म से कोई ऐसी मदद नहीं की जिसको हम जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इस वाले से बड़ी स्ट्रांग रही कि इंडिया इस पोजीशन पे आ गया था कि उसने जो है वो अमेरिका के साथ जो उसके मामला थे तो उसने अमेरिका को इस मुद्दे को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया, यूँ भी कहा जा सकता है। तो ये हवाले से जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जो है दाद देनी पड़ेगी कि उसने अपने इब्तदाई दौर में ही अपना जो सेटअप था इतना मजबूत बना लिया था कि ये यूएसएसआर और जो यूएसए है ऐसी बड़ी ताकतें जो थी वो उसके इन्फ्लुएंस को जो है वो बज़ाहिर कबूल जो थी वो नहीं कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वारसा पैक्ट पर साइंड, ये मैंने जो है चूँकि बार बार इसका जिक्र होता रहा है तो 1955 को जो है ये साइन हुआ था। इसमें यूएसएसआर जो है ये इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा था और उसमें सेंट्रल यूरोपियन स्टेट जो थी वो इसमें शामिल थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
व्हाट इज़ वार ऑन टेररिज्म। अब हम बहुत आगे आ गए हैं। व्हाट इज़ वार ऑन टेररिज्म, ये जो टर्म है वार ऑन टेररिज्म जो है ये 2001 के अंदर उस वक़्त इस्तेमाल हुई जब अमेरिका के अंदर जो है 9/11 का इंसिडेंट होता है और वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट किया जाता है। और उसके बाद जो है अमेरिका ने जो उसमें इन्वॉल्व थे, अमेरिका की नज़र में जो उसमें अदारे इन्वॉल्व थे या रियासतें इन्वॉल्व थी या जो ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो कार्रवाइयाँ शुरू की उसको जो है वार ऑन टेररिज्म का नाम दिया था। तो व्हाट इज़ वार ऑन टेररिज्म, दैट दिस टर्म यूज्ड टू describe the American-led global counter-terrorism campaign launched in response to the terrorist attacks of September 11, 2001। तो सितंबर 11, 2001 को जो है जो अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुए थे, उसके बाद अमेरिका ने जो है वो एक कंपेन चलाई काउंटर टेररिज्म की। उस काउंटर टेररिज्म जो कंपेन थी अमेरिका की, डेट इज़ कॉल्ड वार ऑन टेररिज्म। तो उसको जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है एक जंग जो है वो उस कंपेन का नाम रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसराइल साइन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसने ख़ासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है बड़ी हलचल पैदा की। इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब स्टेट इन मई 2022। इसराइल ने जो है थोड़ा सा पहले जो है एक अरब रियासत के साथ एक फ्री ट्रेड डील की है, तो वो है यूएई। तो इसराइल चूँकि फ़लस्तीन का तनाज़ा चल रहा है और मुस्लिम स्टेट्स की जो हमदर्दियाँ हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल को नापसंद किया जाता है, तो इन हालात के अंदर जो है यूएई की तरफ से इसराइल के साथ एक फ़्री ट्रेड डील करना जो है ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी। यानी अरब मुल्क ज़ाते ख़ुद जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसराइल साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन 31 मई 2022, इट्स फर्स्ट बिग ट्रेड अकॉर्ड विद एन अरब स्टेट। तो ये जो ये फ्री ट्रेड जो डील है ये एक फर्स्ट बिग ट्रेड है इसराइल की किसी भी अरब मुल्क के साथ, विद द अरब स्टेट्स एंड ए मूव एम्ड टू बूस्टिंग ट्रेड बिटवीन द टू मिडल ईस्ट नेशंस। तो इससे क्या होगा कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, चूँकि बड़ा अहम जो है मुल्क है, बड़ी अहम रियासत है आलमी सियासत के अंदर ख़ास तौर पे मुआशी सरगर्मियों के हवाले से, तो उसके साथ इसराइल का एक फ़्री ट्रेड डील कर लेना जो है एक बहुत बड़ी इसराइल की कामयाबी है। इसराइल ने जो है वो एक, अब यूँ समझे कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। और इस तरह जो है वो मुस्लिम मालिक को, वो मुस्लिम मालिक जो इसराइल को रिकगनाइज़ नहीं करते या इसराइल के साथ सफारतकारी से एतराज़ करते हैं, तो उनको एक मैसेज दिया है कि जो मुल्क बहुत अहम है उसके साथ उसने डील कर ली है, बाकी मुल्क जो हैं उनकी अहमियत कदरे कम है, तो जब चाहेगा तो उनको साथ भी डील हो सकती है। तो इसराइल का उसके साथ डील कर लेना ये बेसिकली इसराइल की कामयाबी है। इसराइल की फॉरेन पॉलिसी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने एक मुस्लिम स्टेट के साथ जो है वो एक फ़्री ट्रेड डील जो है वो करने में वो कामयाब हुआ है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन, ये भी एक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ। कब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है? सितंबर 1960 को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का एक मुआहदा है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडस वाटर ट्रीटी IWT, इंडस वाटर ट्रीटी इज़ ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है डेट इज़ साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोक बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो सालसी है और इट वाज साइंड इन कराची ऑन सितंबर 1960 को ये कराची के अंदर साइन हुआ था और साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान इसके ऊपर साइन किए। द फॉलोइंग 3 रिवर्स वर गिवन टू द पाकिस्तान, इंडस, झेलम एंड चिनाब वर गिवन टू पाकिस्तान एंड सतलज, रावी एंड ब्यास वर गिवन टू इंडिया। तो 3 दरिया इंडिया के सपुर्द किए गए, उसमें थे सतलज, रावी और ब्यास,
3 दरिया पाकिस्तान के सपुर्द किए गए, उसमें थे इंडस, दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चिनाब। और ये इसके ऊपर अयूब खान ने और जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दरमियान जो है ये कराची के अंदर जो है वो ये मामला तय पाया। नेक्स्ट है एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स। तो एमिरेट्स यहाँ जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को जो है एमिरेट्स का नाम दिया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो प्रोविंसेस कहलाते हैं और अमेरिका के अंदर स्टेट्स कहलाते हैं, तो यूएई के अंदर जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको एमिरेट्स कहा जाता है। तो 7 एमिरेट्स जो हैं वो पर मुश्तमिल ये यूएई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। ये एक तवील और कम्प्रीहेंसिव वीडियो थी। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवास वड़ैच। यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवास वड़ैच की तरफ से आपसे एक अपील है कि आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी प्रमोशन के लिए जो आपके एंड की तरफ जो चीज़ें हैं उसको आप लाजमी तौर पे कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें आगे बढ़कर काम करने का जो है वो और मौका मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।